दोस्तों आप सबको बाजार में चलता हुआ करेक्शन मुबारक। और ये सही समय है दोस्तों अपने पोर्टफोलियो को बारीकी से देखने का और पोर्टफोलियो को एक्सेलरेट करने का। दोस्तों आज हम देखेंगे किस प्रकार से हम हमारे पोर्टफोलियोज को बूस्ट कर पाए। पोर्टफोलियो में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यानी रिटर्न और समय का क्या महत्व है, पोर्टफोलियो के रिस्क फ्री रिटर्न क्या होते हैं, क्या मुझे रिस्क फ्री रिटर्न सही में मिल सकता है तो कितना होता है, पोर्टफोलियो बूस्टर क्या होता है, पोर्टफोलियो डैमेजर क्या होता है, पोर्टफोलियो एक्सेलरेटर क्या होता है। इन्हीं चीजों पे दोस्तों हम लोग बात करेंगे। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है पहले चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जो कुछ प्रश्न पूछूं मैं आज के पूरे डिस्कशन के दौरान आप उसका जवाब चैट बॉक्स में दे सकते हो। सबसे पहला पोर्टफोलियो। दोस्तों हम पोर्टफोलियो किस चीज का बिल्ड करते हैं? जनरली हम सब लोग, हमारी इतनी सारी मीटिंग्स में हमारी बात हुई है, हम लोग 3 पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं, 3 पोर्टफोलियोज। पहला पोर्टफोलियो हम अपने एसेट का क्रिएट करते हैं, एम आई राइट? एसेट। दोस्तों पोर्टफोलियो हमारे एसेट का हो जो हमारी प्रायोरिटी है। दूसरा पोर्टफोलियो हम काय का क्रिएट करते हैं? बॉडी पोर्टफोलियो, हमारी हेल्थ का। हेल्थ कैसी है हमारी, ये भी एक पोर्टफोलियो का पार्ट है। तीसरा पोर्टफोलियो काय का हम क्रिएट करते हैं? माइंड। ये तीनों पोर्टफोलियो दोस्तों पैरेलली चलते हैं और इन तीनों चीज को डेवलप करने के लिए हमें कुछ एक्शंस लेने पड़ते हैं। दोस्तों ये तीनों की तीनों चीजों में कुछ इनपुट्स है। अगर हम एसेट्स की बात करें, पोर्टफोलियो में एसेट क्रिएशन, ऐसा क्या एसेट रखे जिससे हमारा पोर्टफोलियो बढ़िया बूस्ट हो और जब डैमेज वाला समय आए तब वो हमको बचा सके। ऑलराइट, इसके लिए हमें कुछ चीजों का दोस्तों ध्यान रखना पड़ेगा। राइट, इनपुट्स। आप अपना पोर्टफोलियो जब बनाते हो, पोर्टफोलियो का इनपुट क्या होता है? आपकी कंपनीज, आपकी इंडस्ट्रीज, आपकी स्ट्रेटेजीज, ये सब पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर दोस्तों गलत इनपुट किया, गलत इंडस्ट्रीज में हमने निवेश किया, गलत कंपनीज में हमने निवेश किया, गलत स्ट्रेटेजीज अगर हमने की तो हमारे पोर्टफोलियो, हमारी एसेट का क्या होता है? सर्वनाश होता है। और उसको अगर हम प्रॉपरली करते हैं तो दोस्तों वेल्थ क्रिएशन होता है। सेम थिंग फॉर बॉडी। अगर हम गलत खाना डेली, अगर हम जंक फूड इनपुट करते गए तो बॉडी का क्या होता है? सेम थिंग इन योर पोर्टफोलियो। आप अगर सिर्फ डैमेजिंग कंपनीज डालोगे पोर्टफोलियो में, सिर्फ जंक फूड डालोगे अपने बॉडी में, या सिर्फ जंक डालोगे अपने माइंड में, हम सिर्फ ऐसी चीजें देखते जाएंगे। हम सबके पास मोबाइल है, हम सबके पास पढ़ने का समय है, बुक्स पढ़ सकते हैं, वीडियो पढ़ सकते हैं, पर वो कौन सी वीडियो, कौन सी बुक्स? प्लीज रिमेंबर, जो हम डालेंगे उसी की हमें प्रोडक्टिविटी मिलेगी। अगर हम जंक डालेंगे माइंड में, बॉडी में, पोर्टफोलियो में, तो आउटपुट क्या आएगा? जंक। अगर हम प्रॉपर प्लांट अच्छी चीजें इनपुट करेंगे तो आपको वैसी ही आपके पोर्टफोलियो में, तीनों पोर्टफोलियो में रिटर्न आपको बेहतरीन मिलेंगे। सबसे पहले हम लोग दोस्तों बात करते हैं रिटर्न और टाइम का। आपके पोर्टफोलियो में क्या महत्व है तीनों पोर्टफोलियो में, बराबर है? सबसे पहला हम एसेट्स की बात करें दोस्तों, बहुत से लोग हैं जिनके पास टाइम ही नहीं है। एज से लेना देना नहीं है। मैंने यंग लोग देखे हैं जिनके पास टाइम नहीं है, मैंने एजेड लोग देखे हैं जिनके पास टाइम ही टाइम है। ऑपोजिट हुआ कि नहीं? पर फिर भी दोस्तों हमें जब भी हम एसेट्स क्रिएट करते हैं हमें ये चीज को ध्यान में रखना होगा, रिटर्न जो है वो डिपेंड करते हैं टाइम के ऊपर। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे बहुत ज्यादा टाइम देना है। राइट, अगर मैं स्मार्ट वर्क करता हूं तो मैं ये कम समय में हाई प्रोडक्टिविटी ले पाऊंगा। पर जो आपका जो ग्राफ जो मैंने ये रिटर्न का ड्रॉ किया है यहाँ पे, शुरुआत के जो आपके साल होते हैं वो लर्निंग के होते हैं। ये समय पे, शुरुआत का जो समय होता है, ये समय पे आपके पोर्टफोलियो प्लस माइनस रहते हैं। जैसे समय मिलता है आपके पोर्टफोलियो को,
जैसे जब आपने बीज बोए अपने खेत में, समय मिलता है फिर ही तो आपको फसल आती है। सेम थिंग हियर, आपने जब पोर्टफोलियो बनाया है, अगर आप उसको कुछ टाइम देते हो, जितना ज्यादा समय मिलता जाएगा आपकी प्रोडक्टिविटी उतनी बढ़ती जाएगी। कितने फॉल आए या कुछ भी आए, रिटर्न आपको बढ़िया मिलने वाले हैं। एनी टाइप ऑफ पोर्टफोलियो, चाहे हेल्थ रिलेटेड हो चाहे माइंड रिलेटेड हो, हमें सारे पोर्टफोलियोज में अगर हाई प्रोडक्टिविटी चाहिए तो क्या देना है हमें दोस्तों? इन्वेस्ट क्या करना है? टाइम इज योर प्रॉपर इन्वेस्टमेंट। अब हम ये देखेंगे दोस्तों, हम कम समय देके, क्या कह रहा हूं, लेट मी इन्वेस्ट लेसर टाइम देन व्हाट एवरेज पीपल आर इन्वेस्टिंग। हम कम समय देके ज्यादा प्रोडक्टिविटी कैसे ले पाए, ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं? चलो दोस्तों इस पे बात करें, ये चीज समझे। इससे पहले मुझे मेरा रिस्क फ्री रिटर्न जानना चाहिए। क्या जानना चाहिए? रिस्क फ्री रिटर्न। रिस्क फ्री रिटर्न क्या होता है दोस्तों? लेट मी रब दिस थिंग। आपको ये जो हमने जो ग्राफ बताया ये वही पुरवार करता है। मेरे ख्याल से आप कोई भी मीटिंग देख लो, हमने एक मीटिंग हमारी बताओ जब हमने आपको ये कहा कि 10 साल से कम समय है और शेयर बाजार में आओ। नहीं दोस्तों, लोग ये मानते हैं कि स्टॉक मार्केट लिक्विड है, मतलब मैं कभी भी निकल सकता हूं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कभी भी प्रॉफिट कर सकता हूं। आपको जब शेयर बाजार में इन्वेस्ट कर रहे हो तो ये चीज के लिए प्रिपेयर रहना होगा कि ये लिक्विड जरूर है, पर वो उसका एक फीचर के वजह से वो लिक्विड है, पर वो जरूरी नहीं है जब आप बेचोगे नियर टर्म में तो प्रॉफिट में जाएगा। अगर आपको बढ़िया एक्स टाइम रिटर्न चाहिए, जिंदगी भर के लिए एक कंसिस्टेंट इनकम चाहिए, तो दोस्तों आपको समय तो देना होगा। पर हमारी आज की बात होगी कम समय में हाई प्रोडक्टिविटी कैसे ले, राइट? दोस्तों बताओ मेरे को, रिस्क फ्री रिटर्न क्या हुए? व्हाट इज द रिस्क फ्री रिटर्न? दोस्तों रिस्क फ्री रिटर्न आपको किधर से मिलती है? यू कैन यूज योर चैट बॉक्स और मुझे बताओ कि कितना है रिस्क फ्री रिटर्न। अगर हम इंडिया की बात करें तो भारत में रिस्क फ्री रिटर्न कौन देता है आपको? कुछ एसेट्स है ना जो आपको रिस्क फ्री रिटर्न देती है। तो फिक्स सिक्योरिटीज एफडी जो है आपकी, राइट, आपको ये भी ध्यान होगा कि 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस भी कवर होता है आपकी एफडी पे पर बैंक, राइट। ये जो एफडीज होती है ये आपको करीबन 6.25% का रिटर्न देती है। तो एसेट में इनका भी महत्व है, राइट। आपने कौन बनेगा करोड़पति सीरियल देखी होगी। आप कुछ गलत जवाब देते हो तो भी एक फिक्स रिटर्न आपको मिलता है कि भी चलो आपने इतना पार किया, अब हारोगे तो भी 10 लाख तो लेके ही जाओगे। तो वो जो 10 लाख हुआ दैट इज मिनिमम गारंटी। यहां पे आपका मिनिमम गारंटी कितने का है? जब आप एसेट्स बना रहे हो योर मिनिमम गारंटी 6.25%। तो इसको भूलना नहीं है। मेरे को कुछ भी करे बगैर 6.25% फिक्स डिपॉजिट में मिल रहा है। अब जो मैं स्ट्रेटेजी करूंगा वो मुझे इससे नीचे ले जाएगी तो मंजूर है? यार मेहनत भी करेंगे और तो भी इससे कम पाएंगे, तो मेहनत करे बगैर ही मिल रहा है। रिस्क फ्री रिटर्न मेहनत करे बगैर मिलता है। तो अगर मैं पोर्टफोलियो क्रिएशन पे, मेरा एसेट क्रिएशन पे ध्यान देता हूं तो ये मुझे कितने रिटर्न देना चाहिए? इससे तो ज्यादा देना चाहिए कि नहीं, राइट। तो ये था मेरा समय का लाइन, ये थी मेरी रिटर्न की लाइन। रिस्क फ्री रिटर्न में ये लाइन वर्टिकल नहीं होती है। कैसी होती है? फ्लैट हॉरिजॉन्टल लाइन। मतलब ये रिटर्न आपके फिक्स हुए। यहां पे कितना ही समय दे दो, अब ज्यादा टाइम दोगे तो भी रिटर्न कितना है? 6.25। अब कम टाइम दोगे तो भी रिटर्न कितना है? 6.25। सो दिस इज योर फिक्स रिस्क फ्री रिटर्न, बट दे आर फिक्स। हमें क्या चाहिए? हमें ग्राफ ऊपर ले जाना है। तो ये ग्राफ को ऊपर कैसे ले जाएंगे? दोस्तों ग्राफ ऊपर ले जाने में आपको क्या ढूंढना पड़ेगा? पोर्टफोलियो बूस्टर। पोर्टफोलियो बूस्टर नहीं हुआ तो भी आपको 6.25% के गारंटेड रिटर्न तो मिल ही रहे। अब मैंने ये 6 को 12 करना है।
12 को 15 करना है, मेरे को मेरे रिटर्न्स को बढ़ाना है, तो मेरे को पोर्टफोलियो बूस्टर का यूज करना पड़ेगा। सो व्हाट इज पोर्टफोलियो बूस्टर? दोस्तों कई अलग अलग एसेट्स होती है जो आपको फिक्स रिटर्न से ज्यादा रिटर्न देती है, ध्यान रखना चाहिए। लेकिन दोस्तों जब भी हम कोई एसेट्स में निवेश करें, हमें उसका रिस्क रिवॉर्ड दोनों चीजों का ध्यान होना चाहिए कि मैं 6.25 से ज्यादा पाने के लिए कोई और एसेट में डाल रहा हूं। मैंने देखा है बहुत सी बार हम लोग कोई प्राइवेट फिक्स डिपॉजिट्स लेते हैं, मुझे वहां 9% मिलता है, पर मुझे उसका रिस्क भी समझना होगा, राइट? खाली रिवॉर्ड देख के अट्रैक्ट नहीं हो जाने का, रिवॉर्ड के साथ क्या देखने का, रिस्क भी देखना चाहिए। दोस्तों 1952 में हैरी मार्कोविट्ज ने एक मॉडर्न पोर्टफोलियो थियरी बनाई, जिस पे उनको नोबेल प्राइज दिया गया 1990 में, और ये मॉडर्न पोर्टफोलियो थियरी काफी पॉपुलर हुई। दोस्तों मॉडर्न पोर्टफोलियो थियरी के हिसाब से भी उनका यही कहना था कि जब भी हम कोई पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं, हमें उसके रिवॉर्ड पे ध्यान देना चाहिए, साथ में रिस्क पे भी ध्यान देना चाहिए। दोस्तों मुझे अगर रिवॉर्ड ज्यादा चाहिए तो कौन सी एसेट से जो मेरे रिवॉर्ड को बूस्ट कर सकती है? यहां पे आज हम जैसे इक्विटी की बात करने वाले हैं, तो इक्विटी क्या मुझे 6.25% से ज्यादा दे सकती है? अगर यस तो यहां पे निवेश करना चाहिए, अगर नो तो नहीं करना चाहिए। साथ में ये समझो कि 6.25 से ज्यादा लेने तो जा रहा हूं, राइट, लेकिन इसमें रिस्क कितना है? तो जब हम हिस्टोरिकल बिहेवियर देखते हैं, कंट्री वाइज देखे या इंडिया का देखे, तो ये हिस्टोरिकल बिहेवियर कहता है कि जब निवेशक 10+ ईयर्स के लिए पोर्टफोलियो बनाते हैं तो उनके रिस्क डाइल्यूट हो जाता है। जैसे जैसे मैं समय बढ़ाता हूं, मेरा रिस्क बिल्कुल निकल जाता है, और यस मैं ये जो बेस लेवल है उससे 2x तो मैं मेरे पोर्टफोलियो को क्रिएट कर सकता हूं अगर मेरे पास टाइम है तो। लेकिन ये 2x पोर्टफोलियो करने के लिए 2x यस 3x ये आपके ऊपर है, जितना जंक फूड डालेंगे, जितना जंक कंपनीज डालेंगे, जितनी जंक बातें माइंड में डालेंगे, ये तीनों पोर्टफोलियो को बिगाड़ता है। जितनी क्वालिटी चीजें हम इसमें इनफीड करेंगे उतना हमारा पोर्टफोलियो बढ़ेगा। तो ये पोर्टफोलियो बूस्ट होने वाला है आपकी वजह से, और उसमें बहुत सी हेल्प आपको एक्सटर्नल भी मिलेगी। तो एक्सटर्नल हेल्प का ये मतलब हुआ कि आपके मदद के बगैर भी, आपके इंटरफेरेंस के बगैर भी पोर्टफोलियो 12% का रिटर्न दे सकता है। तो ये एक्सटर्नल बूस्टर कौन है, क्या है जो मेरे एफर्ट के बगैर मुझे बेस लेवल से 2 गुना रिटर्न पाने में मदद करता है? यस यू कैन यूज आवर चैट बॉक्स। आपके पोर्टफोलियो को कौन बढ़ाता है? बहुत से लोग मेरे को कहते हैं पीयूष भाई मैंने ये स्ट्रेटेजी की, मैंने वो स्ट्रेटेजी की, और देखो मेरी वजह से मेरा पोर्टफोलियो कितना बढ़िया है। दोस्त गलती कर रहे हो, पोर्टफोलियो आपका बढ़ता है सिर्फ आपकी वजह से नहीं, एक्सटर्नल फैक्टर्स है। तो कभी जब आप निराश हो, जब कभी आपका पोर्टफोलियो इतना अच्छा नहीं भी है, उसमें भी एक्सटर्नल फैक्टर्स का हाथ होता है। जब आप समय देते हो तो वो एक्सटर्नल फैक्टर भी धीमे धीमे डाइल्यूट हो जाते हैं। तो मुझे बताओ कौन है वो एक्सटर्नल फैक्टर जो डायरेक्टली आपके पोर्टफोलियो को बूस्ट करने में मदद करता है? राइट, लिखो इधर दोस्तों, क्या लिखा मैंने इधर? जीडीपी ऑफ योर कंट्री आपके पोर्टफोलियो को बढ़ाता है, खाली आपके कंट्री का जीडीपी नहीं बल्कि ग्लोबल जीडीपी। दोस्तों ग्लोबल जीडीपी जितना बढ़िया रहता है, जितना ग्रोइंग होता है, उतना अपनी कंट्रीज को ग्रोथ में मदद मिलती है। तो इंडिया का जीडीपी भी ग्लोबल जीडीपी से जुड़ा हुआ है। अगर ग्लोबल जीडीपी बढ़िया रहता है, फॉर एग्जांपल हम उम्मीद रखते हैं कि 4 to 5% के रिटर्न जीडीपी के मिले, मतलब जीडीपी का 4-5% का ग्रोथ आने वाले समय में हम देख सकते हैं।
अब जीडीपी ग्लोबल अगर ये ग्रोथ से बढ़ता है 4% to 5% का रेंज, तो इंडिया का जो जीडीपी है जो आउट परफॉर्मर है दोस्तों, आपको भारत का जीडीपी इसका 2x रिजल्ट देता है। कितना? डबल। दोस्तों आपके इंटरफेरेंस के बगैर ही भारत अगर आपको 9% जीडीपी ग्रोथ के रिटर्न देता है, इसका मतलब यह हुआ जब आप इंडियन इकोनॉमी में पैसा डालते हो तो आपको 9% मिलने के चांसेस है। सीधे सीधा वर्ल्ड एक तरफ जो मेरे को 4-5% देगा, अब वर्ल्ड 4-5% देगा, फिर मैं क्यों वर्ल्ड में पैसे डालूं जब 6.25% तो मुझे यहाँ की फिक्स सिक्योरिटी देती है। तो कोई मतलब है मेरे को दुनिया के कोई भी देश में पैसा डाल के? यस, मैं इंडिया में इसलिए डाल सकता हूं क्योंकि इंडियन इकोनॉमी मेरे इंटरफेरेंस के बगैर मुझे 6.25 के बदले 4% के बदले 9% देने की ताकत सक्षम रखती है। दोस्तों जीडीपी बढ़ने के कई कारण होते हैं। आपका डेमोग्राफिक डिविडेंड होता है जो इंडिया के पास है। जितना एजुकेशन लेवल और बढ़ता जाता है, जितना एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ता है, इन सारी चीजों से जीडीपी आपका बूस्ट होता है। जितना स्पेंडिंग बढ़ता है, ये सारी चीजें, तो जीडीपी तो इंडिया का बढ़िया ही है। तो एक चीज क्लियर है, आपका बेस लेवल अभी तक क्या था? 6.25%। अब मैं आपका दूसरा एक बेस लेवल बनाता हूं। बनाओ क्या? जब आप इंडिया इक्विटी में पैसा डाल रहे हो, इंडियन इक्विटी, तो आपका बेस और बढ़ गया। कितना बढ़ गया? पहले कितना था? 6.25। अब इंडिया का जीडीपी 9% से बढ़ता है, तैयार हो जाओ, 9% तो जीडीपी आपका बढ़ने वाला है। अगेन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव, पर आने वाले समय में आप अपने पोर्टफोलियो में 9% की बढ़ोत विदाउट योर इंटरफेरेंस देखोगे, सिर्फ भारत में पैसा डाल के। क्लियर है इतना? 9% से मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, मेरे को और बढ़िया रिटर्न चाहिए। मैंने अभी आपको जो साइंटिस्ट, जो इकोनॉमिस्ट की बात बताई, उन्होंने क्या कहा था कि जब आप रिवॉर्ड देखो साथ में रिस्क भी देखो। तो यहां पे हमको रिवॉर्ड के साथ रिस्क देखने होंगे, पर सबसे पहले मैं रिवॉर्ड देखता हूं कि मेरे को 9% से ऊपर जाना है, मेरे को 12%, 15% पाना है, तो उसके लिए मेरे को क्या करना होगा? चलो जीडीपी तो एक्सटर्नल फैक्टर है, वो तो अपना कंट्री हमें रिटर्न देने वाला है, पर अब हम क्या करें जिससे हम इससे ज्यादा रिटर्न पाए? सो व्हाट वी हैव टू डू दोस्तों, यहां पे मेरे को एक और ग्राफ इसके अंदर ड्रॉ करना होगा। दोस्तों बढ़िया रिटर्न पाने के लिए ये चार्ट मुझे काम लग सकता है। अब ये चार्ट क्या है दोस्तों? ये चार्ट है इंडस्ट्रीज का। किसका? मैं यहां लिख देता हूं, दिस इज द चार्ट ऑफ इंडस्ट्री। दोस्तों इंडस्ट्री यानी क्या? मेरे को पोर्टफोलियो बूस्ट करने के लिए, बेस लेवल से ज्यादा रिटर्न पाने के लिए मुझे एक पैरामीटर का सपोर्ट लेना पड़ेगा। सो दिस थर्ड थिंग इज ग्रोथ पैरामीटर। ग्रोथ पैरामीटर यानी क्या दोस्तों? ये इंडस्ट्री का चार्ट है, जो कंट्री में आप पैसा डालते हो। फॉर एग्जांपल हम भारत में पैसा डाल रहे हैं, तो हम भारत की अगर इंडस्ट्रीज देखें तो ये भारत की इंडस्ट्रीज भी जो डेवलप्ड कंट्री की इंडस्ट्री है, दोनों एक दूसरे से मिररिंग करती है। कैसे? आप रिसेंट स्टेज में जो डेवलप कंट्री हुई, जैसे चाइना जैसी कंट्री को देखोगे, वहां पे भी कुछ ऐसा हुआ है। सबसे पहले प्राइमरी इंडस्ट्रीज थी, फिर प्राइमरी इंडस्ट्रीज का धीमे धीमे ग्रोथ डिक्लाइन होने लगा और उनकी जगह किसने ली? सेकेंडरी इंडस्ट्रीज ने। पर इसका मतलब ये नहीं है कि प्राइमरी इंडस्ट्रीज खत्म हो गई है, अभी भी प्राइमरी इंडस्ट्रीज की कंपनीज धंधा दे रही है, पर कुछ और सेक्टर प्राइमरी से ज्यादा आगे निकल गए। राइट? फिर कौन सी इंडस्ट्री आई? प्राइमरी के बाद सेकेंडरी, जो मैन्युफैक्चर करती थी, मैन्युफैक्चर। सेकेंडरी के बाद मैन्युफैक्चर अकेला नहीं, जो रॉ मटेरियल में से माल बनाने का काम करती है, वो सब सेकेंडरी में आई। सेकेंडरी के बाद तीसरी इंडस्ट्री, सर्विस इंडस्ट्री जिसे हम कहते हैं, आप इसे टर्शियरी इंडस्ट्री भी कह सकते हो। ये जो इंडस्ट्री है जिसमें आपकी आईटी रिलेटेड टेक्नोलॉजी, सर्विस, ये सब उसमें आया। ये सेक्टर ने प्राइमरी सेकेंडरी दोनों को पीछे कर दिया। मतलब कुछ इंडस्ट्रीज आती जाती है, अगर वो ग्रोथ बढ़िया करती है तो वो बड़ा रूप बनती है। जैसे आईटी इंडस्ट्री 3 दशक पहले कुछ भी नहीं थी,
आज आईटी इंडस्ट्री का महत्व इंडिया में बहुत ज्यादा बढ़ा है, राइट। फाइनेंस सेक्टर कुछ दशक पहले कुछ भी नहीं था, अभी फाइनेंस सेक्टर मतलब निफ्टी का 30% से ज्यादा उसका स्टेक बनता है। तो पुरानी इंडस्ट्रीज जीरो नहीं हुई है, पर कुछ नई इंडस्ट्रीज जो आई उन्होंने उनकी जगह ली। तो ये कैसे होता है दोस्तों? सबसे पहला फर्स्ट थिंग, मेरे को अगर तगड़ा ग्रोथ चाहिए तो मेरे को इंडस्ट्रीज पे ध्यान रखना होगा। इंडस्ट्रीज जो नई आती है, जैसे पहले प्राइमरी थी फिर सेकेंडरी आई, सेकेंडरी के बाद मैंने को सर्विस या टर्शियरी की बात की। ये इंडस्ट्री आई कैसे दोस्तों? शुरुआत का जो ये फेज होता है इसे कहते हैं इंट्रोडक्शनरी फेज। ये फेज में दोस्तों बहुत चैलेंजेस होते हैं। ये फेज में फेलियर रेट भी हो सकता है, कंपनियां धंधा करती है पर फेल भी होती है। पर इंट्रोडक्शनरी फेज जो आपका होता है, ये समय पे आपकी कंपनियों का ग्रोथ हो रहा होता है, प्रोडक्ट और सर्विस अभी डेवलप हो रही होती है, बहुत कम कंपनियां होती है, सेल्स ग्रोथ यहां पे होता है। और ये इंट्रोडक्शनरी फेज में भी सेल्स ग्रोथ आपका जीडीपी से अच्छा होता है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी इंट्रोडक्शनरी के समय नहीं होती है। ज्यादातर कंपनीज लॉस कर रही होती है या एकदम थिन मार्जिन पे होती है। अभी याद करो इंडिया की इंडस्ट्री, शुरुआत में आईटी कैसा था? आप रेस्टोरेंट इंडस्ट्री देखते हो, अभी भी सब रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में सारे रेस्टोरेंट लॉस कर रहे हैं आपके डोमिनो यानी जुबिलेंट के अलावा। तो ऐसा क्यों? क्योंकि ये सब नई इंडस्ट्री है। इंटरनेट रिलेटेड कंपनियां एकदम बिल्कुल नहीं है, इंट्रोडक्शनरी फेज है उन लोगों का। ये सब कंपनियों के ग्रोथ अच्छे हो रहे होते हैं, अभी इतनी सारे उनके कंपटीटर नहीं होते हैं, पर प्रॉफिट्स ये सब कंपनियां नहीं करती है, राइट। पर ये फेज को कहते हैं इंट्रोडक्शनरी फेज। मेरे को ग्रोथ अच्छा मिल सकता है, राइट। इसके साथ चल से बात नहीं, इंट्रोडक्शनरी फेज के बाद आता है दोस्तों ग्रोथ फेज। ये जो समय है ये कौन सा है? ये ग्रोथ फेज है दोस्तों। ग्रोथ फेज में कंपनियां अपनी प्रोडक्ट को समझ चुकी होती है कि लोगों को सही में क्या चाहिए। इंट्रोडक्शनरी फेज में उन्होंने कुछ प्रोडक्ट सर्विस लॉन्च की होती है, बट दिस ऑल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आर फॉर एक्सपेरिमेंटेशन। ये समय तक पता चला होता है कि बाजार को क्या चाहिए, कंज्यूमर को क्या चाहिए। कम कंपनियां होती है क्योंकि कंपनियों को, दूसरी कंपनियों को ये फेज पसंद नहीं आता है। अरे सब लॉस कर रहे, पैसा नहीं है किसी के पास, इनको इन्वेस्टर भी नहीं मिलते हैं। ये ग्रोथ फेज वो फेज है जहां पे ग्रोथ तो तगड़ा मिलता ही है, साथ में कंपनियां कम होने के कारण प्रॉफिटेबिलिटी भी तगड़ी मिलती है। क्या बताया मैंने? प्रॉफिटेबिलिटी। तो आपकी जो इंडस्ट्रीज, आपकी जो कंपनी ग्रोथ फेज में होती है, वहां पे आप अपने जीडीपी से दुगना ग्रोथ की उम्मीद करोगे। इंट्रोडक्शनरी में भी ग्रोथ अच्छा होगा, पर यहां क्या नहीं होगा? प्रॉफिट्स नहीं होते, तो इतना समय आपको वेट करना पड़ता है, वॉलेटिलिटी होती है। देखो अभी जोमेटो का क्या हुआ, मैं पेटीएम की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि पेटीएम का बिजनेस थोड़ा अलग है। आईपीओ के समय भी हमने आप लोगों को बताया था कि उनका प्रोडक्ट ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्टली हम इसको मोनोपोली कह सकते हैं, बट जोमेटो, स्विगी, इन सबका एक बिजनेस करने का तरीका है, राइट। ये लोग ग्रोथ बढ़िया करते हैं। इंट्रोडक्शनरी फेज हुआ, प्रॉफिट कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे, पर अब आने वाले समय में ये लोग क्या करेंगे? सेल्स ग्रोथ के साथ प्रॉफिट ग्रोथ, राइट। आपने इंश्योरेंस में देखा, इंट्रोडक्शनरी फेज में सब कंपनी लॉस करती थी, अभी ग्रोथ फेज चल रहा है, जबरदस्त सेल्स ग्रोथ है, प्रॉफिटेबिलिटी भी आपकी अच्छी कर रही है, राइट। तो आप ये समझे कि इंट्रोडक्शनरी फेज क्या है, ग्रोथ फेज क्या है। ग्रोथ फेज में आपको तगड़ा ग्रोथ मिलेगा। ग्रोथ फेज में अभी कुछ नाम आप मेरे को बता सकते हो कौन से हैं? देखो जनरली कोई भी कंट्री में शुरुआत में जब प्रोडक्ट्स बांटी जाती है इंट्रोडक्शनरी फेज में, तो मार्केट बहुत बड़ा होता है, कंज्यूमर बहुत है। इंडिया की अगर हम बात करें, अगर हम कोई भी प्रोडक्ट देखें, 130 करोड़ का पॉपुलेशन, हो सकता है आपकी प्रोडक्ट 10% लोगों को सूटेबल हो, तो भी 10-15 करोड़ आपके कंज्यूमर हुए कि नहीं? तो ये आपके कंज्यूमर है जिनको आपकी प्रोडक्ट का दाम भी पोसाएगा, मतलब वो उनके हाथों से बहुत दूर नहीं है,
लेकिन जैसे आपकी इंडस्ट्री ग्रोथ फेज में आएगी, उस समय में आपके कंज्यूमर भी काफी होंगे, आप और अच्छी प्रोडक्ट दे पाओगे, प्रीमियम प्रोडक्ट। क्योंकि आपकी जो कंट्री है, खास करके हम इंडिया की बात करें, इंडिया में पॉपुलेशन भी है, और साथ में ये जो इंडियन पॉपुलेशन है उनकी इनकम हर साल बढ़ती जा रही है। ये साल अपना जीडीपी पर कैपिटा 15% से बढ़ा है दिस ईयर इटसेल्फ दोस्तों, 15 to 18%। तो इंडियंस की इनकम बढ़ रही है, इससे कंपनियों को दो लाभ होंगे। नंबर वन, इफ योर इंडस्ट्री इज नॉट पेनेट्रेटेड, तो और बहुत कस्टमर है जहां पे अपना माल बिकेगा। सेकंड, जो ऑलरेडी खरीद रहे वो और ज्यादा महंगी प्रीमियम गुड प्रोडक्ट खरीद सकेंगे। ये सारी चीजें दोस्तों ये समय पे होती है, ग्रोथ भी मिलता है तगड़ा। ग्रोथ फेज के बाद का जो फेज होता है, इसे हम कहते हैं मैच्योरिटी फेज। कौन सा फेज हुआ दोस्तों? दिस इज मैच्योरिटी फेज। आपकी इंडस्ट्री मैच्योर हो गई है। फाइनेंस इंडस्ट्री देखो, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट, ये सब तगड़े ग्रोथ में है। फाइनेंस इंडस्ट्री को हम थोड़ा मैच्योर फेज बोलेंगे, बैंकिंग को हम मैच्योर बोलेंगे। पिछले 2 दशक में आपकी जो बैंकिंग थी वो ग्रोथ फेज पे थी, प्राइवेट बैंकिंग। शुरुआत इंट्रोडक्शनरी, बैंक्स वर मेकिंग लॉसेस, फिर ग्रोथ फेज, तगड़ा ग्रोथ दिया, फिर मैच्योरिटी फेज। लोगों को ये लगता है कि ये मैच्योरिटी फेज डेंजर फेज होता है, अच्छा नहीं होता है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैच्योरिटी फेज में इंडस्ट्रीज या कंपनीज कितना समय रहती है दोस्तों? डेवलप कंट्रीज में मैच्योरिटी फेज में आपकी कंपनीज 50-50 साल से मैच्योर होके तगड़ा डिविडेंड अपने इन्वेस्टर को दे रहे हैं। तो मैच्योरिटी फेज इज नॉट अ बैड फेज। 100 साल यहां पे इंडस्ट्री इस फेज में टिक सकती है। ये वो फेज हुआ जब आपकी जो कंपनियां होगी, यहां पे ये ग्रोथ देख के, प्रॉफिट देख के बहुत सी कंपनियों का झुंड यहां पे आ गया होगा। डगलस कंपनी होती है जो बाद में भी आई, पर ये सब कंपनी आपका मार्जिन खाती है, मार्जिन बिगड़ता है ना। तो मैच्योरिटी फेज में अगर आपके पास ब्रांडेड प्रोडक्ट नहीं है तो आपके मार्जिन बिगड़ते हैं। ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, ब्रांडेड सर्विसेज को ये इफेक्ट नहीं आती है। तो कंपनियां ये पूरे फेज में क्या करती है, हम अपनी खुद की ब्रांड बनाएंगे जो लोगों को याद रहेगी। और आज भी आपको कई ब्रांड पता है। सो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को मार्जिन का इतना तकलीफ नहीं होता है, पर दूसरे सब प्लेयर के मार्जिन, वो दूसरों को देख के आए थे, उनको इतने बढ़िया मार्जिन नहीं मिलेंगे ड्यू टू कंपटीशन। बट स्टिल ये बाजार चलता रहता है। मैच्योरिटी फेज में कस्टमर आपकी प्रोडक्ट को कंज्यूम करते रहते हैं, आप अपनी प्रोडक्ट के दाम बढ़ाते रहते हो इन्फ्लेशन के हिसाब से, तो आपकी कंपनियों को भी ग्रोथ मिलता ही है। अगर कोई कहता है मैच्योर कंपनी में पैसा नहीं डालना चाहिए, बिल्कुल गलत बात है। मैच्योर कंपनीज की भी ग्रोथ बढ़िया होती है। इनफैक्ट ये कंपनीज हमें आज भी डिविडेंड बढ़िया दे सकती है, हमें कंसिस्टेंट पैसा दे सकती है। ऑल राइट, सो दिस आर ऑल्सो अ गुड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। एक और फेज होता है जिसे कहते हैं डिक्लाइनिंग फेज। दोस्तों ये फेज में क्या होता है कि आपकी कंपनी की जो प्रोडक्ट या सर्विस है उसकी जरूरत कंज्यूमर को नहीं है, उनको कोई और टेक्नोलॉजिकल चेंज की वजह से कोई और सर्विस पसंद आ रही है। हमने मोबाइल फोन देखे थे नोकिया के, राइट? नोकिया का डिक्लाइन क्या कहता है? टेक्नोलॉजिकल चेंज। तो कैमरा, फोटो खींचते थे, जबरदस्त बड़ी इंडस्ट्री, डिक्लाइनिंग फेज किसने ला दिया? आज आपके पास कैमरा हो भी सकता है, नहीं भी, पर चांसेस है नहीं भी होगा क्योंकि मोबाइल से आप फोटो खींच रहे हो। तो ये मोबाइल ने उनकी जगह ले ली। वैसे बहुत सी इंडस्ट्री होगी जिनकी जगह कोई और कर लेने वाला है, तो उन केस में आपको क्या दिखेगा? डिक्लाइनिंग फेज। डिक्लाइनिंग फेज में ग्रोथ नीचे आ जाता है, ग्रोथ नहीं होता है। सो हम यहां क्या लेने आए थे? ग्रोथ लेने आए थे। मेरे को बेस में 6.25% मिलने वाला था, अरे मेरी कंट्री मेरे को 9% देने वाली थी। पर अगर मैं डिक्लाइनिंग फेज की इंडस्ट्री में पैसा डालता हूं जहां पे सेल्स कम होता जाता है, जो प्राइमरी इंडस्ट्री में ज्यादा कंपनियां हैं, इंडिया का भी अगर आप इंडस्ट्री देखो वो डिक्लाइनिंग इंडस्ट्रीज है, वहां पे पैसा डालता हूं तो मेरे को 9% भी नहीं मिलेगा। फिर मत कहना अरे मेरे को तो बेसिक भी नहीं मिला।
ये तो 9%, तो बेसिक है, हर किसी को मिलता है, तो मेरे को क्यों नहीं मिला? बिकॉज यू हैव मोर पोर्टफोलियो इन योर प्राइमरी इंडस्ट्रीज। गॉट इट? तो ग्रोथ मेरे को लेना है। अब ये जो फेज में इंडस्ट्रीज होती है, ये आपको जीडीपी से डबल ग्रोथ देती है। डबल कितना? 18%, 15%, 20%। डिमांड का सेल्स कितने परसेंटेज से बढ़ रहा है? एप्पल, आपकी टेक्नोलॉजी की कंपनी, डिजिटल मार्केटिंग की रूट, ये सब क्यों इतना अच्छा ग्रोथ करते हैं? बिकॉज दिस ऑल इंडस्ट्रीज आर ये फेस में है, राइट? तो वहां पे आपको डबल ग्रोथ मिलता है, पर रिस्क होता है, राइट? आपके डोमिनो, पिज्जा, जुबिलेंट फूड, क्यों इतना बढ़िया ग्रोथ इन सब में? इंटरनेट रिलेटेड कंपनीज क्यों इतना बढ़िया ग्रोथ? क्योंकि ये फेस में है, तो आपको ग्रोथ मस्त मिलेगा। लेकिन उसके साथ ये भी याद रखना पड़ेगा, क्या कहा था मिस्टर मार्क ने? रिवॉर्ड के साथ क्या देखो? रिस्क भी देखो, राइट? ये जो इंडस्ट्रीज का फेज होता है, यहां पे रिस्क भी होता है, क्योंकि आपके मार्जिन थीन होते हैं। जो आपकी फाइनेंस की कंपनीज है, बैंक से, उनके मार्जिन तगड़े हैं, आईटी कंपनी मार्जिन तगड़े हैं, पर जो नई इंडस्ट्रीज आ रही है उनके मार्जिन कम रहते हैं। दे आर हैविंग लेसर प्रॉफिट मार्जिन। हो सकता है पैसे धंधा बढ़ाने के लिए उन्होंने कर्जे वर्जे लिए हो। अभी आप देख रहे हो टीसीएस बाईबैक कर रही है। बाईबैक मतलब कर्जे तो छोड़ो, वो पैसा देके शेयर वापस ले रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके पास तगड़ा पैसा हो गया है, वो ये फेज से निकल चुके हैं। लेकिन जब हम इस फेज की इंडस्ट्री में पैसा डालते हैं तो रिस्क होता है। ये रिस्क को ध्यान में रखो। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ ये इंडस्ट्री में आप डालोगे, आप बोलोगे मैं तो बहुत रिस्क ले सकता हूं, मैं तो यही इंडस्ट्री में डालूंगा। नो, फिर क्या होगा पता है? जब जब बुरा समय आएगा। अब बुरा समय कब आता है? टेल मी। मैंने भी आपको बूस्टर बताया था। बूस्टर बताया ना? क्या था बूस्टर? जीडीपी। तो बुरा समय यानी आपका डैमेजर, पोर्टफोलियो डैमेजर कौन है? इन्फ्लेशन है कि नहीं? दिस इज योर पोर्टफोलियो डैमेजर। ऐसे बुरे समय आएंगे, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, करेंसी डेप्रिशिएट होगी, वॉर चलेंगे, कोई बीमारी आ जाएगी कोविड जैसी, ये सब आता रहा है, आता जाएगा। पर जब जब ऐसी चीजें आएगी तब तब प्रॉफिटेबिलिटी डाउन हो जाएंगे। तो आपकी जो कंपनीज है, अगर वो थिन मार्जिन पे चल रही है, उनके मार्जिन और कम होंगे, वो लॉसेस करेंगे। हम जब पैसा डालते हैं, हम ये उम्मीद रखते हैं कि आज से मैंने पैसा डाला, ईयर 1, 2, 3, 4, 5, ईच एंड एवरी ईयर ये एक एसेट है, मेरे बैंक में पैसा आना चाहिए, राइट? मेरे को पैसा मिलता रहना चाहिए। पर अगर मेरी कंपनियां लॉस करेगी तो ये सब गैप हो जाएगी, मुझे हर साल पैसा नहीं मिलेगा। देन दिस कैन डैमेज योर पोर्टफोलियो। तो अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस रखे। इंट्रोडक्शनरी इंडस्ट्रीज लीजिए, ग्रोथ इंडस्ट्रीज लीजिए, मैच्योर इंडस्ट्री लीजिए, क्योंकि मैच्योर इंडस्ट्री अभी 100 साल चलती है। ऐसा मत सोचना कि मैच्योर इंडस्ट्री मतलब मैं आज ले रहा हूं कल बंद, राइट? ये सारी इंडस्ट्री पैसा आपको दे सकती है। यहां पे रिस्क ज्यादा है, यहां पे रिस्क प्रॉफिटेबिलिटी का कम है। गॉट इट? दिस वॉज योर ग्रोथ स्ट्रेटेजी। जितना ज्यादा मैं ग्रोथ लेने जाऊंगा उतना मेरा रिस्क भी बढ़ सकता है। बढ़ेगा नहीं, बढ़ सकता है। मेरी यहां पे फिक्स एक चीज है कि मेरे को 9% तो जीडीपी देने वाली है। अब मेरे को 9 से ज्यादा 18%, 20%, 15% देने वाली इंडस्ट्रीज है, उसमें बैलेंस रखूं और साथ में मैं कुछ ऐसी इंडस्ट्री में भी पैसा डालूं जो 15% से ग्रोथ करे, ऑलमोस्ट जीडीपी से ज्यादा ग्रोथ करे। आपकी जो मैच्योर इंडस्ट्री जो होती है ना, ये सब भी जीडीपी से अच्छा ग्रोथ करती है, राइट? जीडीपी जितना या उससे अच्छा, पर प्रॉफिटेबिलिटी उनकी बहुत अच्छी होती है। तो बहुत सी बार ऐसा होता है, जैसे आप नेस्टले ले लो, उनके सेल्स ग्रोथ कम हुए पर प्रॉफिट तो आपके पास तगड़े आते जाते हैं, राइट? तो यही उनके उदाहरण है। उनकी ब्रांड उनका इतना बढ़िया होता है कि आपके प्रॉफिट सेल्स से ज्यादा रहते हैं, राइट? यहां पे ऐसा नहीं होगा, बराबर है? सो ग्रोथ इज योर पोर्टफोलियो बूस्टर। इसके साथ मेरे को और एक चीज का कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा। सो लेट मी रब फ्यू ऑफ द थिंग्स।
राइट। तो हमने अभी बात की ग्रोथ की। ये जो ग्रोथ पैरामीटर है, दिस इज योर पोर्टफोलियो बूस्टर। ये मेरे को ग्रोथ बढ़िया देने वाला है, पर विथ एसोसिएटेड रिस्क, राइट। तो मैं थोड़ा बैलेंस रखूं। ये तीनों फेज में मेरी कंपनियां हो, डिक्लाइनिंग में कोई कंपनी रखने की जरूरत नहीं है। देखो धंधा नहीं बढ़ता है, फिर पोर्टफोलियो में हम रख के करेंगे क्या उनका। डन। अब ग्रोथ के साथ मेरे को और एक चीज देखनी पड़ेगी। चौथा पॉइंट क्या था बताओ, याद करो अभी। चलो, ग्रोथ के साथ क्या था दोस्तों? अगर पोर्टफोलियो बूस्टर है तो पोर्टफोलियो डैमेजर भी है। हमने देखा है इन्फ्लेशन, करेंसी, ये सब कैसे पोर्टफोलियो को डैमेज करती है। लेकिन ये एक्सटर्नल चीजें हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है। कभी इन्फ्लेशन बढ़ेगा, वो 2 साल आपके पोर्टफोलियो को बिगाड़ेगा, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कोई चिंता नहीं है, राइट। शॉर्ट टर्म में पोर्टफोलियो डेंजर दिख सकता है, बट इट्स ऑल राइट, राइट। पर आपकी वजह से पोर्टफोलियो में क्या कमियां हो सकती है अपनी वजह से, वो दोस्तों मैं यहां पे बताता हूं। अभी हमने ग्रोथ की बात की। अगर आप सिर्फ ग्रोथ की पूंछ पकड़ के दौड़ोगे तो गिरने के चांसेस है, राइट। सिर्फ ग्रोथ की पूंछ नहीं पकड़नी है, ग्रोथ के साथ मेरे को ये बेस लेवल से ज्यादा कमाने के लिए मेरे को क्वालिटी पैरामीटर भी रखना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ क्वालिटी कंपनियों में इन्वेस्ट करते हो, जो टॉप क्वालिटी की कंपनीज है, टॉप क्वालिटीज जिनके मार्जिन तगड़े हैं, सारे क्वालिटी पैरामीटर आपको पता ही है, डेप्थ पेइंग कैपेसिटी बढ़िया है, उनका मार्केट शेयर बहुत अच्छा है अपनी इंडस्ट्री में, कंसिस्टेंसी है, डेप्थ इक्विटी रेशियो फेवरेबल है, वगैरह वगैरह। क्वालिटी कंपनी में खाली पैसा डालेंगे तो क्वालिटी कितना रिटर्न देगी पता है? इतना, जीडीपी जितना। कितना? जीडीपी जितना। क्वालिटी कंपनीज आपको 9 के बदले 15 या 18% नहीं ले जाएगी। क्वालिटी कंपनीज कितना रिटर्न देने वाली है? दिस, ये जो आपका बेस है वहां तक का। तो मैंने बहुत बार देखा है, बहुत से लोगों के पास क्वालिटी एकदम मस्त मस्त कंपनियों का लिस्ट होता है, भेजते ना कभी कभी, चलो ये सब डेप्थ फ्री कंपनियां है, ले लो। अब अगर आप सब डेप्थ फ्री कंपनियां ले लोगे, ग्रोथ होगा नहीं, वो आपको एफडी तो नहीं, इतना ही रिटर्न देंगे। कितने उदाहरण हैं ऐसी क्वालिटी कंपनियों के जिन्होंने कोई रिटर्न नहीं दिए। पर क्वालिटी कंपनियों की एक खूबी होती है, वो आपकी पूरी लाइफ साइकिल में कंसिस्टेंट डिविडेंड देते हैं, राइट। तो आपकी अर्निंग भी रहती है, डिविडेंड भी मिलते हैं, पर नेगेटिव पॉइंट क्या है? ग्रोथ नहीं मिलता है। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो। हमने ग्रोथ इंडस्ट्री सिलेक्ट कर दी कि ये इंडस्ट्री के ग्रोथ तगड़े हैं। अगर उन्हीं इंडस्ट्री में से हम क्वालिटी पकड़ते हैं तो इतना तो तय हो गया, अभी आपका पोर्टफोलियो कितना रिटर्न देने वाला है? सारी इंडस्ट्री की एवरेज ग्रोथ की और इसके बीच में आ गए बेसिक 6.25 एफडी 9% योर कंट्री इज गोइंग टू गिव यू। उससे ऊपर के रिटर्न आपको ग्रोथ और क्वालिटी के इस संगम से होगा। बहुत सी बार ऐसा होगा कि कुछ कंपनियां ऐसी है, कोई इंडस्ट्री, जैसे अभी हमने बात की थी आपको ऑयल इंडस्ट्री, सोयाबीन ऑयल इंडस्ट्री, राइट। अब ये इंडस्ट्री की डिमांड जबरदस्त है। अदानी का आईपीओ आया। अदानी की खूबी क्या है? ग्रोथ में उसको कोई हरा नहीं सकता है। टॉप ग्रोइंग कंपनीज अदानी की सारी है, तो वो आपको ग्रोथ बढ़िया देगी। ग्रोथ कंपनीज अच्छी इकोनॉमी में बहुत अच्छा ही रिटर्न देती है, पर बुरी इकोनॉमी होती है उस समय, बुरी इकोनॉमी में आपके मार्जिन और कम हो जाते हैं। अब क्वालिटी कंपनी नहीं होती तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी बिगड़ सकती है, तो क्या होता है? कंपनियां नीचे आ सकती है। आई एम नॉट टेलिंग पर्टिकुलरली अबाउट अदानी, बट एनी ऑफ दोज कंपनीज विच आर ओनली हैविंग ग्रोथ एंड नो क्वालिटी, राइट। ऐसे केस में वॉलेटिलिटी आपके पोर्टफोलियो में बहुत रहेगी। पर अगर आप कुछ कॉम्प्रोमाइज करोगे, चल भाई तेरा शेयर बढ़ रहा है ना, मेरे को तेरे जितना नहीं बढ़ाना है, तेरा शेयर बढ़ने दे, पर आपको पता होना चाहिए उसका पोर्टफोलियो क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि उसके पास ग्रोथ कंपनीज है। आपका थोड़ा उससे कम बढ़ रहा है, इट्स ऑल राइट, पर अपने पास क्वालिटी है। जब सीजन चेंज होगी गर्मी से ठंडी, जैसे ही बुरा समय आएगा तो उसका पोर्टफोलियो सीधा ऊपर से छलांग मारेगा नीचे।
जबकि आपका पोर्टफोलियो कंसिस्टेंट रिटर्न देगा। तो हर बार मैं इससे इससे उससे उससे कंपेयर करूं, दैट इज नॉट गुड थिंग इन अवर पोर्टफोलियो। कुछ कारण होते हैं जिससे कभी ज्यादा रिटर्न मिलते हैं, कभी कम मिलते हैं। हमें खुद को पता होना चाहिए मेरा पोर्टफोलियो क्या है, क्या ये ग्रोथ क्वालिटी का संगम है कि नहीं है, राइट। तो मैं ये उम्मीद रखता हूं ग्रोथ इंडस्ट्री में से क्वालिटी कंपनी सिलेक्ट की तो आपको क्वालिटी से ज्यादा और ग्रोथ से थोड़े कम रिटर्न मिलेंगे। आपकी कंपनियां आपको डबल डिजिट में रिटर्न देगी, राइट। सो दिस इज द वे यू कैन क्रिएट योर पोर्टफोलियो। बट नाउ देयर इज लास्ट वन इंपॉर्टेंट पॉइंट, और वो क्या लास्ट पॉइंट, और वो है पोर्टफोलियो एक्सेलरेटर। अब आपने ये सब कर दिया, मतलब आपका पोर्टफोलियो ने बूस्टर डोज ले लिया है कोविड का, उसको ना ग्रोथ में कोई फर्क पड़ेगा, अच्छा ग्रोथ करेगा, क्वालिटी पैरामीटर तगड़े हैं, बुरे समय में परफॉर्म करेगा। ये दोनों बूस्टर डोज लेने के बाद और एक तीसरी जो चीज है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रखती है, वो क्या है दोस्तों? जस्ट यू कैन राइट डाउन इन द चैट बॉक्स। क्या चीज का मेरे को ध्यान रखना पड़ेगा, क्या है जो मेरे को ये जो रिटर्न देने वाला है 12%, 13%, 15%, इसे और एक्सेलरेट कर सकता है। ये एक्सेलरेटर दबेगा, गाड़ी और तेजी से दौड़ेगी। बोलो मेरे को, चलो बताओ क्या। दोस्तों ये दोनों चीजों को जो टिका सकता है वो है थर्ड थिंग, एंड दैट इज वैल्यू इन्वेस्टिंग। बहुत से लोग मैंने देखे हैं जो इसको पहली प्रायोरिटी देते हैं, वो लोग वैल्यू इन्वेस्टर है। वैल्यू इन्वेस्टर का मतलब ये लोग सब सस्ती सस्ती चीजों को लेते हैं। जो लोग दोस्तों खाली वैल्यू इन्वेस्टिंग करते हैं, मतलब खाली हर चीज अच्छी हो या बुरी, ग्रोथ हो या ना हो, क्वालिटी हो या ना हो, सस्ती मिल रही है मैं ले लूंगा, जो ये टाइप के इन्वेस्टर होते हैं उनको दोस्तों रिटर्न ये दोनों प्रकार से कम मिलते हैं। ओनली वैल्यू इन्वेस्टिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट, वैल्यू इन्वेस्टिंग इन ग्रोथ सेक्टर एंड क्वालिटी कंपनीज इज इंपॉर्टेंट। ये पूरी टाइम स्पान में ऐसा बहुत बार आएगा जब आपकी जीडीपी सपोर्ट नहीं करेगी, कम होगी थोड़ी, तो आपके भाव पे इफेक्ट आएगी। बहुत सा समय आएगा जब इन्फ्लेशन बढ़ने से प्रॉफिट टूटेंगे कंपनियों के, भाव पे इफेक्ट आएगा, तो भाव बार बार हिलने वाले हैं। दोस्तों ये उदाहरण अगर प्रॉपर देखना हो तो ये पट्टी से हमें पता चल सकता है। इसे मैं हिलाता हूं, मुझे बताओ सबसे ज्यादा वॉलेटिलिटी किधर है? इधर है कि इधर है? एट द एंड तो ये जो मेरे हाथ के एकदम नजदीक है, दिस इज सेल्स, यहां पे कम वॉलेटिलिटी होगी, दिस इज जीडीपी, ये प्रॉपर चलेगी। प्रॉफिट जीडीपी से ज्यादा वॉलेटाइल होंगे, और आखिरी में क्या हिल रहा है? भाव। 90% इन्वेस्टर इसको पकड़ने जाते हैं, भाव पकड़ने जाते हैं। अरे मैं तो ये चार्ट वो काट ये सब करके, कितनी स्ट्रेटेजी है ट्रेडरों के पास कि मैं ये भाव के पीछे पड़ूंगा, और उनके हाथ नहीं आता है। उनको 9% बेस छोड़ो, -9% फिर रिटर्न मिलते हैं और वो निराश हो जाते हैं। क्योंकि वो किसके पीछे पड़े? वो वॉलेटिलिटी के पीछे पड़े, वो मक्खी के पीछे पड़े जो उड़ती जा रही है, हाईली वॉलेटाइल। जो इजी है वो क्या है? वो आपका जीडीपी है, वो सेल्स है, राइट। तो उसको फोकस करें दोस्तों, भाव के पीछे ना पड़े। लेकिन whenever you get the opportunity of high volatile price, जब आपके भाव बहुत टूटे हो तब एक्सेलरेटर दबाओ। आपकी कंपनी के भी भाव नीचे आए होंगे, वो समय राइट होता है पोर्टफोलियो में एडिशन करने का। सो वैल्यू इन्वेस्टर इफ यू आर, अगर आप ये तीसरे पॉइंट का फायदा उठाना चाहते हो, ऑलवेज बी कैश रिच। हमारे पास जब भी कोई पोर्टफोलियोस आते हैं दोस्तों, हम उनसे पहला प्रश्न करते हैं, आप जितना हमें पोर्टफोलियो में दे रहे हो क्या उतने की एफडी है? नहीं है तो जितना हमको दे रहे हो उतना ही एफडी में रखो, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज कह के नहीं आएगी। आपने आज 50 लाख रुपया या 1 करोड़ डाला, क्या फिक्स सिक्योरिटीज में उतना पैसा है? अगर होगा तो जब बाजार गिरता है तो यहां का पैसा यहां ट्रांसफर कर पाओगे, राइट। जब बाजार वापस चलता है तो वापस से आपकी फिक्स सिक्योरिटीज बैलेंस हो जाएगी। रैली में शेयर में प्रॉफिट बुक करके आप फिक्स सिक्योरिटीज ले सकते हो। फॉल में फिक्स सिक्योरिटीज से पैसा किधर डाल सकते हो? इन द इक्विटी मार्केट।
सो दैट इज द रीजन, ये हमारा पहला प्रश्न होता है कि आप दोनों को बैलेंस रखो। वो होगा तो आप वैल्यू बाइंग कर सकते हो, राइट। पर आप बोलो मेरे को तो एफडी में इंटरेस्ट ही नहीं है, ये 6.25% नहीं अच्छा लगता है, फिर उस केस में क्या होता है, वैल्यू बाइंग दोस्तों नहीं कर सकते। गॉट इट। तो क्या आप लोग ग्रोथ स्ट्रेटेजी कर पाओगे? क्या आप लोग टॉप क्वालिटी कंपनीज में निवेश कर पाओगे? ये दोनों का संगम आपको जरूर दोस्तों 15% का रिटर्न दे सकता है। उसके साथ अब ये 15 मिलेगा कि नहीं, किस पे डिपेंड है, एक्सटर्नल फैक्टर पे भी डिपेंड है, राइट, कि आपकी कंट्री का जीडीपी, इन्फ्लेशन सब कैसे चलता है, राइट। तीसरा, क्या वैल्यू बाइंग के लिए तैयार हो? तो लग गया एक्सिलरेटर। बिलीव मी, वैल्यू बाइंग से अगर आप अपने पोर्टफोलियो को खाली 3%, 2% का बूस्ट दे सके ना, ये लॉन्ग टर्म में 2% नहीं होता है, 20 गुना पैसा हो जाता है सिर्फ 3% ज्यादा पाने से, राइट। सो इन ओवरऑल you can say if I want to build a very good S portfolio, what I need to do? ग्रोथ इंडस्ट्रीज, क्योंकि पहले जो पॉइंट है वो तो आपको ऑटोमेटिक मिलने वाले हैं। आपको क्या करना है, ग्रोथ इंडस्ट्रीज, ताकि 12, 15, 18, 20% से आपकी कंपनी के धंधे बढ़े। क्वालिटी कंपनीज, ताकि 12, 15, 18, 20% से जो धंधे बढ़ रहे हैं वो प्रॉफिट में कन्वर्ट भी हो। क्वालिटी नहीं होगी, ये प्रॉफिट में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, राइट। तो हम थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करके ग्रोथ और क्वालिटी का संगम करते हैं। एंड थर्ड, टेक द अपॉर्चुनिटीज, राइट फ्रेंड्स। तो ये थे आपके सारे पॉइंट। अब कुछ लोग कहते हैं दोस्तों, हमारे जितने भी वर्कशॉप्स होते हैं या जितने भी मीटिंग्स होती है, ओवरऑल हम किस पे फोकस करते हैं? हम इन्हीं सारी चीजों पे फोकस करते हैं दोस्तों। एक फिल्म देखी थी, क्या नाम था फिल्म का, नाम मैं भूल गया। जगीरा वाली फिल्म कौन सी थी? वो जगीरा विलन था, याद है पिक्चर जगीरा? वो फिल्म में जो डैनी होता है वो दूसरे लोगों को प्रैक्टिस करा रहा होता है, देखा था आपने, एक्सरसाइज करा रहा होता है। तो दूसरे सब लोग बोलते हैं अरे यार क्यों इतनी मेहनत करने की, जगीरा को मारने के लिए इतनी मेहनत करने की, क्यों इतनी मेहनत करने की? तो जो डैनी, जो उनका इंस्ट्रक्टर होता है, वो क्या कहता है? किसी को डायलॉग याद है क्या? लिखो चैट बॉक्स में, क्या डायलॉग मारता है? या वो क्या बोलता है, ये जो आप मेहनत कर रहे हो वो जगीरा को मारने के लिए नहीं कर रहे हो, जगीरा से बचने के लिए कर रहे हो। तो तैयार हो जाओ, आपके पोर्टफोलियो में भी जगीरा बार बार आएंगे। कभी जीडीपी कम का रूप लेके, कभी इन्फ्लेशन बढ़ा के आएंगे, कभी पुतिन के हिसाब से आएंगे एकदम वॉर लेके, तो कुछ ना कुछ जगीरा आएगा। पर आप जो ये सीखते हो ना वर्कशॉप्स में, हम आपको कितना प्रैक्टिकली सब चीज सिखाते हैं, क्यों? ताकि ये सब जगीरा आपका कोई नुकसान ना कर सके, राइट। ओवरऑल ये सब चीजें पोर्टफोलियो में करना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। बहुत से लोग एक्सक्यूज करते हैं, कुछ लोग कहते हैं पीयूष भाई मेरी उम्र बहुत कम है, मैं तो अभी कुछ पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं कैसे कर पाऊंगा। दोस्तों, मैं भारत भर में इतने सारे इन्वेस्टर से मिला हूं, मैंने देखा है एज इज नो बात। बहुत से स्टूडेंट एकदम कम एज में एकदम शातिर होते हैं दोस्तों, राइट। तो एज पे मत जाओ, कम एज है आप अच्छा कर पाओगे, नो नीड टू वरी। उसी प्रकार से एज बहुत ज्यादा है तो भी चिंता मत करो। मैं इतनी सारी बार मैं ये रीजन देखता हूं, माई एज इज टू मच, मैं बहुत एज होगी ये सीखने की, अब मैं क्या सीख पाऊंगा, अब मैं नहीं कर पाऊंगा। तो वो लोग बार बार थर्ड पार्टी पे डिपेंड रहते हैं, और उससे क्या होता है वो मेरे को आपको बताने का जरूर नहीं है, राइट। एज ज्यादा है, पैसे की जरूरत हमें ज्यादा है, तो उस समय डिपेंडेंसी मत रखो। थोड़ा बहुत ये सब सीख लिया तो अपने आप कर पाएंगे कि नहीं। एज की जब हम बात करते हैं, मेरे को बताओ, इतना हम सबको महाभारत पता है, हम सबको गीता पता है। महाभारत जिसमें इतना बड़ा युद्ध हुआ, वो कृष्ण ने कौन सी एज पे गीता सुनाई थी? जब अर्जुन कन्विंस नहीं हो रहा था, अर्जुन कह रहा है नहीं 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 नहीं, पोर्टफोलियो नहीं बनाने का है, शेयर बाजार तो बहुत रिस्की है, कह रहा था ना। तब कृष्ण ने उनको क्या कन्विंस किया? गीता से 45 मिनट्स का पूरा लेक्चर दिया कि नहीं? और कितना उनको बताया, उन्होंने कन्विंस किया पहले युद्ध ना होने के लिए। सब लोगों को उन्होंने कन्विंस कर रहे थे, पर एक बार युद्ध चालू हो गया, अब वो क्या कन्विंस कर रहे थे? अब युद्ध कर और आगे निकल, राइट। पर उस समय अर्जुन की एज क्या थी दोस्तों? 70+।
कृष्णा ऑलमोस्ट 75 प्लस, वो एज पे उन्होंने सोचा कि हमको इतिहास करना है, और हमको लगता है यार हम कुछ नहीं कर पाएंगे। पूरा इतिहास गवाह है, एज होने पे लोगों की मैच्योरिटी बहुत अच्छी होती है दोस्तों। उल्टा मैं आप सबको इनवाइट करता हूं हमारे क्रिएटर प्लेटफॉर्म पे, जो नए नए बच्चे आ रहे हैं इन्वेस्टमेंट सीख रहे, आप उनको थोड़ा सिखाओ, लाइफ के लेसन सिखाओ, राइट। सो डोंट से एज की वजह से मैं नहीं कर पाऊंगा। बहुत लोग कहते हैं मेरे पास पैसा नहीं है। अरे पैसा नहीं है इसीलिए तो सीखना है। भाई मेरे पास पैसा होता तो मैं क्यों सीखता, राइट। पैसा नहीं है तो हमें ये पोर्टफोलियो क्रिएशन जबरदस्त पैसा दे सकता है। बहुत पैसा है तो भी क्या बर्बाद करने के लिए? बहुत लोग मेरे पास बहुत पैसा है, क्या बनाने का पोर्टफोलियो? रोज फ्यूचर खेलो ना, मजा आती है। करोड़ों के खाली होते टाइम नहीं लगता, ये देखा है हमने, राइट। तो बहुत ज्यादा पैसा हो, बिल्कुल पैसा ना हो, नो एक्सक्यूज, डू योर पोर्टफोलियो इन अ प्रॉपर वे। मेरे को कुछ नहीं आता, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। योर सर, आई एम अंडर ग्रेजुएट, पर मेरे को कभी भी मैंने ये बहाना बताया क्या मैं तो कॉमर्स नहीं पढ़ा हूं, मैं तो एमबीए नहीं किया है, मेरे को क्या आता है? भले मैं कॉलेज का एजुकेशन नहीं लिया होगा, बट आई हैव स्टडीड इन माई सब्जेक्ट। मेरा सब्जेक्ट क्या है? स्टॉक मार्केट। उसको तो मैंने पक्का किया है ना। सो डोंट से मेरे को नॉलेज नहीं है, मैं केमिकल लाइन पढ़ता था, कॉमर्स किधर से आ गया इधर, राइट। तो कोई एक्सक्यूज नहीं है दोस्तों आगे बढ़ने के लिए, या आगे बढ़ना है और हम सब लोग मिलके बढ़िया वेल्थ क्रिएट करेंगे। एक बढ़िया सा इवेंट जाते जाते मैं आपको जरूर कहना चाहूंगा, अ वेरी गुड इवेंट इज गोइंग टू हैपन इन द मंथ ऑफ जून। 5th जून संडे, याद रखना रविवार 5 जून, ऑल इंडिया इन्वेस्टर समिट हम लोग मुंबई में रखने वाले हैं, जहां पे पूरे भारत के HNI इन्वेस्टर, रिसर्चर सब लोग मिलेंगे एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस माइंड बॉगलिंग सेशंस। पूरा दिन पोर्टफोलियो की गहराइयों पे बात होगी। सो यस, आई इनवाइट यू। आपको बहुत ही कम समय में पूरी जानकारी इस इवेंट की मिल जाएगी। यू कैन रजिस्टर बाय कॉलिंग एट आवर टोल फ्री। सो थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन। जय हिंद दोस्तों।